वियना सम्मेलन 1815 उद्देश्य, सिद्धांत, कार्य तथा महत्व। उत्तर, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी विजयों के द्वारा यूरोप के मानचित्र में जो परिवर्तन किए थे, उसका पुनर्निर्माण करने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोप के प्रमुख राजनीतिज्ञों एवं प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन को वियना कांग्रेस कहा जाता है। वियना कांग्रेस सितंबर 1814 में प्रारंभ हुई थी, किंतु इससे पूर्व कि इसमें कुछ निर्णय लिए जाते, नेपोलियन बोनापार्ट एल्बा द्वीप से भाग निकलने में सफल हो गया। अतः कुछ समय के लिए इस सम्मेलन को स्थगित करना पड़ा। यह कांग्रेस पुनः नवंबर 1814 में प्रारंभ हुई। 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के पश्चात उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया। नेपोलियन बोनापार्ट के वाटरलू के युद्ध में परास्त होने के कुछ दिन पूर्व ही 9 जून 1815 को इस सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने अंतिम निर्णयों पर हस्ताक्षर किए। वियना सम्मेलन के उद्देश्य। वियना सम्मेलन बुलाने के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। 1. नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो जाने से फ्रांस का सैनिक महत्व नष्ट हो गया था, किंतु फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 का प्रभाव संपूर्ण महाद्वीप में फैल चुका था। मित्र राष्ट्र इन क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को नष्ट करके यूरोप में पुरातन व्यवस्था को पुनः लागू करना चाहते थे। 2. नेपोलियन बोनापार्ट ने स्पेन, हॉलैंड, इटली, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल तथा अन्य देशों को पराजित करके यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था। नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के पश्चात इन सभी राज्यों की राजनीतिक स्थिति को ठीक करने के साथ साथ यूरोप के मानचित्र को बनाने की समस्या भी उपस्थित हो गई थी। 3. क्रांति काल में क्रांतिकारियों ने रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारों और उसकी संपत्ति पर अधिकार करके उसके महत्व को समाप्त कर दिया था। मित्र राष्ट्र चर्च की प्राचीन महत्ता को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। 4. लगभग सभी देश नेपोलियन बोनापार्ट के युद्धों से प्रभावित हो चुके थे। इन युद्धों में अपार जन धन की क्षति हुई थी। अब वह शांति चाहती थी। इस सम्मेलन में उन उपायों पर विचार विमर्श होना था जिनके द्वारा यूरोप में स्थायी शांति स्थापित हो सके। वियना सम्मेलन के मुख्य प्रतिनिधि। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख इस सम्मेलन का संचालक था। ऑस्ट्रिया की सरकार ने अतिथियों के स्वागत सत्कार में 8 लाख पाउंड व्यय किए थे। मेटरनिख पुरातन एवं प्रतिक्रियावादी व्यवस्था का समर्थक तथा क्रांतिकारी विचारों का कट्टर शत्रु था। नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वियना सम्मेलन के निर्णयों पर मेटरनिख के विचारों का पूरा प्रभाव पड़ा था। इसके अतिरिक्त इस सम्मेलन में रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम, इंग्लैंड के विदेश मंत्री कैसलरे, फ्रांस के विदेश मंत्री टेलीरॉन तथा प्रशा के सम्राट फ्रेडरिक विलियम तृतीय की उपस्थिति ने सम्मेलन को आकर्षक बना दिया था। वियना सम्मेलन के सिद्धांत। यद्यपि सम्मेलन के प्रतिनिधियों के पारस्परिक मतभेदों के कारण सम्मेलन की असफलता की संभावनाएं बढ़ गई थी, फिर भी समस्याओं के समाधान हेतु अग्रलिखित सिद्धांत पारित किए गए थे। 1. न्यायोचित राजसत्ता का सिद्धांत। सभी सदस्यों ने यह स्वीकार किया कि पिछले 25 वर्षों में राजनीतिक उथल-पुथल का कारण 1789 की क्रांति का विस्फोट था। अतः यह निश्चित किया गया कि 1789 की क्रांति से पूर्व सभी देशों में प्रचलित शासन व्यवस्था को पुनः स्थापित किया जाए, अर्थात उन प्राचीन राजवंशों को शासन करने का अधिकार पुनः प्रदान कर दिया जाए जो 1789 की क्रांति से पूर्व सत्तारूढ़ थे। 2. शक्ति संतुलन का सिद्धांत। यह निर्णय लिया गया था कि यूरोप का मानचित्र बनाते समय सभी देशों में शक्ति संतुलन स्थापित किया जाए। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया था कि फ्रांस तथा अन्य ऐसे देशों की सीमा पर शक्तिशाली राज्य स्थापित किए जाएं, जहां पर क्रांतिकारी विचारों के पुनः फैलने का भय था। 3. पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत।
सभी सदस्यों ने यह निश्चित किया कि नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित करने में जिन देशों ने मित्र राष्ट्रों की सहायता की थी, उन्हें पुरस्कार स्वरूप राजनीतिक सीमा बढ़ाने का अवसर प्रदान किया जाए। इसके विपरीत नेपोलियन बोनापार्ट का साथ देने वाले देशों को दंडित करने के उद्देश्य से उनकी राजनीतिक सीमा में कटौती की जाए। वियना सम्मेलन के महत्वपूर्ण निर्णय। वियना सम्मेलन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक न्यायोचित राजसत्ता के सिद्धांत के आधार पर फ्रांस में बूर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। सम्राट लुई 16वें के छोटे भाई लुई 18वें को फ्रांस का राजा बनाया गया। पिछले युद्धों के लिए फ्रांस को जिम्मेदार ठहराते हुए क्षतिपूर्ति के रूप में 70 करोड़ फ्रैंक की धनराशि फ्रांस पर लाद दी गई। इस रकम का भुगतान होने तक फ्रांस के खर्चे पर फ्रांस की सीमा पर मित्र राष्ट्रों के 15 लाख सैनिक नियुक्त कर दिए गए। फ्रांस की राजनीतिक सीमा को 1791 की स्थिति में स्वीकार कर लिया गया। फ्रांस के पड़ोसी देश हॉलैंड को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से बेल्जियम का प्रदेश ऑस्ट्रिया से लेकर हॉलैंड को दे दिया गया। इटली की राष्ट्रीय एकता को समाप्त करके उसको 8 भागों में विभक्त कर दिया। रोम में पोप का शासन पुनः स्थापित कर दिया गया। जर्मनी के छोटे छोटे 39 राज्यों को मिलाकर जर्मन परिसंघ बनाया गया, जिसके अध्यक्ष पद पर ऑस्ट्रिया के सम्राट को नियुक्त किया गया। परंतु परिसंघ को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया। इस प्रकार राज्यों के पारस्परिक संबंध बड़े शिथिल रहे। ऑस्ट्रिया को बेल्जियम के बदले में इटली के लोम्बार्डी तथा वेनेशिया के प्रदेश दिए गए। सबसे अधिक लाभ ग्रेट ब्रिटेन को हुआ। उसे हेलेगोलैंड, माल्टा, आयोनियन द्वीप समूह, केप कॉलोनी, टोबैगो, सेंट लूसिया, त्रिनिदाद आदि क्षेत्र प्राप्त हो गए, जो औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। नार्वे तथा स्वीडन को मिला दिया गया। स्वीडन से फिनलैंड का प्रदेश लेकर रूस को दे दिया गया। प्रशा को शक्तिशाली बनाने के लिए उसे सैक्सनी राज्य का 40% भाग प्रदान किया गया। पोलैंड को 3 भागों में विभक्त करके अधिकांश भाग रूस को दे दिया गया। भविष्य में अंतरराष्ट्रीय जहाजों के आवागमन, समुद्रों के उपयोग तथा विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापार व वाणिज्य के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून बनाया गया। 11 वियना समझौते को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा महाद्वीप में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से इंग्लैंड, रूस, प्रशा व ऑस्ट्रिया ने यूरोप की संयुक्त व्यवस्था काउंसिल ऑफ यूरोप की स्थापना की। वियना सम्मेलन की आलोचना। वियना सम्मेलन का प्रारंभ अनेक ऊंचे आदर्शों और घोषणाओं के साथ किया गया था, किंतु इसके निर्णय एवं सिद्धांतों का अध्ययन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि सम्मेलन अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका। इसके निर्णयों में निम्नलिखित दोष थे। इस सम्मेलन में किसी भी देश की जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं बुलाया गया था। वस्तुतः यह शासकों का सम्मेलन था, जनता का नहीं। इसमें सभी अधिकार शासकों को सौंप दिए गए। किसी ने जनता की भावनाओं को जानने का प्रयास नहीं किया। यही कारण है कि जनता ने वियना व्यवस्था को कभी हृदय से स्वीकार नहीं किया। इतिहासकार हेजन ने लिखा है, इस सम्मेलन में राजनीतिज्ञों द्वारा जनता की भावनाओं की अवहेलना करते हुए यूरोप का मानचित्र बनाया गया, जिसके कारण यह समझौता स्थायी नहीं हो सका। राष्ट्रीयता एवं प्रजातंत्र तत्कालीन इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियां थीं, किंतु वियना सम्मेलन में इन प्रवृत्तियों की अवहेलना की गई। केवल शक्ति संतुलन का ध्यान रखते हुए यूरोपीय राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया गया। इस महान गलती के कारण 1815 के बाद के वर्षों में निरंतर आंदोलन व क्रांतियां होती रहीं। इसीलिए एक इतिहासकार ने कहा है, 1815 के बाद का यूरोप का इतिहास वियना व्यवस्था की त्रुटियों को सुधारने का इतिहास है। क्रांति के सिद्धांतों का उस समय इतना व्यापक प्रभाव था कि इन सिद्धांतों के विपरीत कोई भी व्यवस्था सफल नहीं हो सकती थी।
वियना सम्मेलन में भी क्रांति के सिद्धांतों की अवहेलना की गई तथा सभी देशों में शासन के अधिकार प्राचीन राजवंशों को प्रदान करके पुरातन व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया गया। इसलिए सभी देशों की जनता ने इसके निर्णयों को ठुकराना प्रारंभ कर दिया। वियना सम्मेलन का महत्व। यद्यपि कुछ दोषों के कारण वियना समझौते की आलोचना की जाती है, तथापि निम्न तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वियना सम्मेलन यूरोप के इतिहास की महत्वपूर्ण एवं युगांतकारी घटना थी। एक उस समय मित्र राष्ट्रों के सामने शांति की स्थापना एक मुख्य समस्या थी। उनके कंधों पर महाद्वीप को युद्ध के लांडव से बचाने की जिम्मेदारी थी। निस्संदेह उन्होंने अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया था। उन्होंने वियना व्यवस्था के माध्यम से लगभग 40 वर्षों तक महाद्वीप को युद्ध की आग से सुरक्षित रखा। 2. यद्यपि सम्मेलन के निर्णयों में राष्ट्रीयता के सिद्धांतों की अवहेलना की गई थी, तथापि पीडमोंट, प्रशा आदि राज्यों को शक्तिशाली बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से इटली व जर्मनी के राष्ट्रीय आंदोलनों की सशक्त पृष्ठभूमि का निर्माण भी किया था। 3. इस सम्मेलन ने भविष्य में परस्पर बातचीत के द्वारा समस्याओं को हल करने की नवीन परिपाटी को जन्म दिया। इस सम्मेलन को भविष्य के यूरोप का आधार माना जाता है। एक इतिहासकार ने लिखा है, वियना सम्मेलन के प्रतिनिधि ईश्वर के अवतार नहीं थे। अपनी शक्ति के द्वारा उन्होंने शांति स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था।